इंटर 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास का वह स्पेस जहां तक अपने जैसे वो दूसरे चार्ज बॉडी पर विकर्षण बल लगाता है। दैट मीन्स द स्पेस around a charged body within which it exerts a repulsive force on similar other charged bodies. For example, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका जहां तक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव क्षेत्र होगा, वहां तक दूसरे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को आने नहीं देगा, आने से रोकेगा, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और जिस तरह से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चलते हैं, और उसके चलते क्या करता है कि पृथ्वी बहुत सारे जैसे कॉस्मिक रेज हैं या सोलर विंड, इससे हमारी रक्षा करती है। और ना टाइप का जो नॉर्थ पोल में लाइट मिलता है या साउथ पोल में अचानक प्रकाश रात को दिखना शुरू करता है, तो वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के चलते होता है। लेकिन आपको पता होगा कि पृथ्वी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। जैसे हम यहाँ पर किसी पॉइंट चार्ज का एक चारों ओर इन्फ्लुएंस है, जिसको हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। उसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के साथ साथ उसका एक आयनोस्फीयर है जो करीब हमारे पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर एबव है। तो उसको आयनोस्फीयर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, CO2, N2, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो हाई एनर्जेटिक सन रेज से उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव जब हो जाते हैं तो वो आयन बन जाते हैं, और आयन का एक स्फीयर, चादर पृथ्वी के चारों ओर बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आयनोस्फीयर। तो जो उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं आयनोस्फीयर से, वो कहाँ जाते हैं? वो एक आयनोस्फीयर का एक प्लेट बन गया, जैसे कैपेसिटर का प्लेट होता है, और अर्थ का सरफेस भी एक प्लेट है। ये दो प्लेट हो गया, और अर्थ और आयनोस्फीयर के बीच में जो बादल पानी के बूंदों को लेके जाते हैं, तो एक बादल से दूसरे बादल का जब फ्रिक्शन होता है, तो बादल के ऊपरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के नीचे चले आते हैं, और निगेटिव चार्ज निचले सतह पर आता है। तो जब ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आयनोस्फीयर से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जब इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है तो वो फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलते हैं? पृथ्वी की ओर चलते हैं। दैट इज लाइटनिंग या थंडरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इन दोनों प्लेट के बीच में, आयनोस्फीयर और अर्थ का जो एक प्लेट है, एक फील्ड स्थापित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पृथ्वी के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे सबमरीन्स हैं, जैसे मछलियां, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं, और उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जिन मछलियों में देखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको इलेक्ट्रोजेनिक कहते हैं। ये मछलियों के, हर मछली नहीं है, लेकिन जो भी फिश हैं, वो जो भी इलेक्ट्रोजेनिक फिश हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से बनते हैं उसके चारों। और वो फिश क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्टिव भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पता भी कर सकते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे बहुत सारे मछलियों में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक नहीं होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो रिसेप्टिव भी होते हैं। जैसे शार्क हो गया, रे मछली है, कैट फिश है,
तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी मछलियां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं और उनका एक चेन बनता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। उस चेन के चलते क्या होता है कि साउथ अमेरिका से लेकर के साउथ अफ्रीका तक जो समुद्र के सतह के अंदर एक उनका चेन बना हुआ होता है और उस चेन को फॉलो करके उनका पाथ बनता है, उस पाथ पर वो ट्रेवल करते हैं। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसी भी चार्ज बॉडी के नजदीक, जैसे चार्ज बॉडी प्लस क्यू है, इसके आसपास जितने नजदीक में कोई दूसरा चार्ज बॉडी रहेगा उस पर उतना ही ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे रिपल्सिव फोर्स कम होता जाएगा। तो किसी भी चार्ज बॉडी के नजदीक में मान लिया जाए कि पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी पर इसका कितना रिपल्सिव फोर्स लगता है, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि प्लस क्यू नॉट चार्ज है, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो इस पर कितना कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, उसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये आर डिस्टेंस है, तो एफ हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर। तो यदि यहां पर क्यू नॉट चार्ज है इस पी पॉइंट पर, तो ये कितना रिपल्सिव फोर्स लगाता है। क्यू नॉट के जगह पर यदि क्यू नॉट चार्ज है तो वो एफ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, और यूनिट चार्ज रहे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहे, तो वो कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पी पर यूनिट चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो इस चार्ज का यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, उसको कहेंगे उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यदि क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो एफ लगेगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो एफ अपॉन क्यू नॉट लगेगा, और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट मीन्स फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और यह है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है वोल्ट पर मीटर। इस एफ का वैल्यू हम लोग यदि बैठा देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये वैल्यू बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, और ये क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको एक बार फिर से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द amount of force
experienced on unit positive charge placed at a point P। क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P, यदि P पर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट ए पॉइंट P is the amount of force experienced on unit positive charge placed at that point। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कहेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। जिस चार्ज को हम लोग यहाँ रखते हैं उसको टेस्ट चार्ज करते हैं, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। फोर्स का वैल्यू, ये कूलम फोर्स है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लिखेंगे और बाई टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा वो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r² and unit vector। So this is the value or electric field intensity। Now we shall discuss about electric field lines। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? जैसे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को हम लोग लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज के नजदीक कोई +1 चार्ज रखेंगे तो रिपल्सन होगा, कहीं भी रखेंगे वो रिपेल करके रेडियली आउटवर्ड जाएगा। और यदि निगेटिव चार्ज के नजदीक +1 चार्ज रखेंगे इट विल मूव रेडियली इनवर्ड। किसी भी पॉजिटिव चार्ज के नजदीक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ड्यू टू रिपल्सन ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? मूव आउटवर्ड। चाहे कहीं भी रखें ये आउटवर्ड मूव करेगा। और यदि निगेटिव चार्ज के आसपास यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं इट विल बी मूव इनवर्ड ड्यू टू अट्रैक्शन। तो जिस रास्ते से होकर के ये आउटवर्ड जा रहा है या इनवर्ड जा रहा है वो इमेजिनरी पाथ है और उसको कहेंगे लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स इसी लाइन में काम करता है, या इसको फील्ड लाइन कहेंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स which are emerging out from a positively charged body or coming into or terminating into a negatively charged body। यदि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो वे काल्पनिक रेखाएं जो कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी से बाहर की ओर जाती हों या निगेटिव चार्ज बॉडी के अंदर की ओर जाती हों तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक field lines or electric lines of force। These electric lines of force may be curved or may be straight। straight कब होंगी? जबकि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो ये स्ट्रेट होगा। और यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा? यहां से पॉजिटिव चार्ज से ये निकल करके निगेटिव चार्ज की ओर फील्ड लाइंस मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितना है और किस डायरेक्शन में है वो बताएगा। यदि यहाँ पर हम लोग किसी पॉइंट को लें Q पॉइंट तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट है यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। दैट मीन्स टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू ए
electric field line will represent the direction of electric field intensity at that point, whether this point is P or Q or any point. दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी बताता है, whether it is strong or weak. If the electric field lines are close, then there will be a strong electric field. If the electric field lines are far apart, there will be a weak electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ पता करते हैं, इसका डायरेक्शन पता करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पता करते हैं। और एक और बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम लोगों ने अभी जाना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। डाई का मतलब हो गया दो। तो जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो बहुत आसपास हो, वेरी क्लोज टुगेदर, they form two poles and it is called electric dipole. So if two equal and opposite charges are separated by a small distance, then they form an electric dipole. तो ये जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 12 से इंडिकेट करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल होते हैं, मतलब कि उनका डाइपोल मोमेंट होता है, उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, उसको कहते हैं नॉन पोलर मोमेंट। तो यहाँ पर डाइपोल क्या हुआ, दो पोल हो गया, और डाइपोल मोमेंट क्या हो गया। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या है, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है। दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेते हैं, मतलब चाहे P चाहे Q, उसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इन दोनों के प्रोडक्ट को, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इनके जो प्रोडक्ट हैं उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से इंडिकेट करेंगे, और मैग्नीट्यूड प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग 12 लेते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। और यदि इसको हम लोग स्केलर कहेंगे P, तो सिंपली ये 2QL से इंडिकेट करेंगे। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये कूलम हो जाएगा और ये मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत क्लोज रहते हैं तो दो पोल बनाते हैं, और दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसका एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं पानी, वाटर को हम लोग H2O कहते हैं। तो H2O में क्या होता है, जैसे ये एक ऑक्सीजन
और 2 हाइड्रोजन से अटैच रहता है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है 105 डिग्री है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 एंड 2p4। दैट मीन्स ये सेकेंड p ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। इसका s ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन होने से ये पूरा हो जाएगा, फुलफिल करेगा, या ऑक्टेट पूरा होने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इसको डोनेट किया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज आ गया। और इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का बीच का सेंटर को हम लोग मान लें, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ 2 निगेटिव चार्ज हो गया, तो ये एक डाइपोल बनाता है। तो वाटर ऑलवेज फॉर्म डाइपोल एंड इट हैज सर्टेन डाइपोल मोमेंट। उसी तरह से NH3, HCl, CO2, अल्कोहल, ये सभी में सभी पोलर मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब कि सभी में सर्टेन डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट होने का एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेजेस है। वाटर हो, अल्कोहल हो, जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार होते हैं वो वाटर या अल्कोहल में तैयार होते हैं। और इसका डाइपोल मोमेंट होने से क्या होता है कि इट कैन कैरी द मेमोरी ऑफ दैट पार्टिकुलर मेडिसिन। तो मेडिसिन का अमाउंट कम भी कर दिया जाए तो वाटर में उस मेडिसिन का या अल्कोहल में उस मेडिसिन का मेमोरी को कैरी करता है। उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे शरीर में जो ब्लड है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मैग्नेट हैं और उसका भी डाइपोल मोमेंट है। और डाइपोल मोमेंट होने के चलते उसका भी बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पानी का ये जो भी पानी हुआ, HCl हुआ, CO2 हो गया, ये ऑल आर पोलर मॉलिक्यूल। जिसका भी डाइपोल मोमेंट, सर्टेन डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर molecules has certain dipole moment। लेकिन दूसरी ओर वैसे मॉलिक्यूल, मतलब पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग रहता है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ है, निगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ है, सर्टेन डिस्टेंस है, तो these molecules are called polar। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर जाता है, इसका मतलब कि वो 2 पोल नहीं बनाते हैं, तो क्या हो जाएंगे? उसको कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर बनाए जा सकते हैं। जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं बहुत सारे नॉन पोलर होते हैं। लेकिन जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? उसके निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड टुवर्ड दिस साइड, और यहां से इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट बन जाता है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। लेकिन जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी भी नॉन पोलर को हम लोग रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पोलर बन जाता है। और जब इसमें डाइपोल मोमेंट आता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मतलब टेम्पोरली डाइपोल मोमेंट होता है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये चीज हम लोग कहाँ देखते हैं, अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि दे आर सर्टेन इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, कंघी से बाल को झाड़ते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, पेपर उससे कांटेक्ट में आ जाता है। इसका मतलब कि जो भी इंसुलेटर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उस पर चार्ज डेवलप करे, तो उस तरह के इंसुलेटर को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक्स का उदाहरण मैंने दिया था, ड्राई वुड, पेपर, पीवीसी, माइका एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यदि दो पोल रहते हैं तो डाइपोल बनता है, और दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डाइपोल मोमेंट हो जाता है। और डाइपोल मोमेंट जिस भी मॉलिक्यूल में रहता है उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होकर के एक ही जगह रहता है, दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होता है, जैसे एटम का न्यूक्लियस जहां पर है उसके चारों इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन का भी सेंटर एक ही जगह है, तो वो क्या कहेंगे उसको, नॉन पोलर। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस कोइंसाइड टुगेदर, और नॉन पोलर के लिए डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन नॉन पोलर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हैं, दे इंड्यूस्ड टेम्पोरली डाइपोल मोमेंट, उसको हम लोग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और ये कहाँ हम लोग देखते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक्स में देखते हैं। तो आज का लेक्चर यही है। थैंक यू।